पिछले कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब वो कहने को तो सर्वदलीय बैठक थी, पर जिस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसी का प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं। अब ये सवाल खड़ा होता है, उनको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, या वो आए क्यों नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, आज के विश्लेषण में बात करेंगे सर्वदलीय बैठक की, जो बेनतीजा रही और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को कोसते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने थोड़ी देर जाकर बैठक में जरूर हिस्सा लिया, लेकिन बाहर आकर उन्होंने कहा कि उन्होंने बैठक में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको बैठक में कुछ भी ठीक नहीं लगा। और उन्होंने 2-3 बातों पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को या नेता विपक्ष को जो कुछ भी कहना है वो विधानसभा में कहेंगे। इससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की कांग्रेस सरकार का कोई साथ नहीं दे रही है। इस बीच में 2 प्रमुख डेवलपमेंट्स भी देखने को आई। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अब पंचायत चुनाव को 1 महीना और सरका दिया है। अब पंचायत चुनाव 31 मई तक करवाने होंगे, यानी कि सरकार को 1 महीने का वक्त और मिल गया। बाकी के जो फैसले हाई कोर्ट के थे पंचायत चुनाव को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारणों से कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अब आरडीजी बंद होने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का, सीपीआईएम का और बहुजन समाज पार्टी का साथ मिल गया है। साथ सिर्फ कहने भर का हो सकता है, क्योंकि इन पार्टियों की हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ी पहुंच नहीं है। बहुत बड़ा मतदाता वर्ग इन पार्टियों से नहीं जुड़ा हुआ है। बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अब इस पूरे मुद्दे से कन्नी काट ली है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुझाव दिया था कि वो सरकार की मदद के लिए कोशिशें करेंगे, लेकिन अब कोई कोशिश नहीं होने वाली। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कोरी राजनीति कर रही है और ये जो बैठक थी इसमें कोई हल नहीं निकला। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वदलीय बैठक पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। एक सवाल भाजपा पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की तरफ से आया है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष ही गायब थे। उनका निशाना विनय कुमार की तरफ था, जो वहां पर मौजूद नहीं थे। वहां पर मौजूद थे कुलदीप सिंह राठौर, जो पूर्व पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री से और कांग्रेस अध्यक्ष से सफाई मांगी है कि जब बैठक सरकार ने आयोजित की थी, सत्तारूढ़ दल कांग्रेस है, तो विनय कुमार वहां गैर हाजिर क्यों थे? क्या उनको जानबूझकर बैठक में नहीं बुलाया गया था या कोई और कारण था? सरकार को और स्वयं पार्टी को इसे स्पष्ट करना चाहिए। उसके अलावा जयराम ठाकुर ने भी ये कहा है कि वित्त आयोग की एक टीम हिमाचल प्रदेश में आई थी, लेकिन वित्त आयोग की जो टीम थी उसके समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए, वरना ये विवाद खड़ा ही ना होता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रतिनिधियों ने वित्त आयोग की टीम के साथ भी एक किस्म से कुछ ऐसी बातें कह दी जो विवादास्पद है। हालांकि क्या बातें कही, क्या आरोप लगाए, ये उन्होंने साफ नहीं किया। तो एक तरफ कांग्रेस सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करना चाहती है, जबकि ये मुद्दा प्रदेश हित से जुड़ा हुआ है। प्रदेश हित से जुड़ा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी थी कि वो उस मुद्दे को उठाने में, उस मुद्दे का हल ढूंढने में कांग्रेस सरकार की मदद करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मदद तो क्या ना, उल्टे जो प्रयास प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब वित्त सचिव की प्रेजेंटेशन हुई थी, उसके लिए भी नेता विपक्ष को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा उनको निमंत्रण नहीं मिला। उसके बाद सरकार ने ये बैठक को आयोजित करने का फैसला सचिवालय में किया था, लेकिन भाजपा ने उस पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये सचिवालय, उसके लिए वेन्यू सही नहीं है। फिर पीटरऑफ में आयोजित की गई और पीटरऑफ में जब बैठक आयोजित हुई तो कहीं ना कहीं राजनीति भी सामने आ गई। अब कांग्रेस सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक तो उसे पंचायत समितियों और पंचायत के चुनाव करवाने हैं, दूसरे अभी भी राज्य सरकार की जो माली हालत है उस पर सवाल खड़े हैं। उसकी जो चुनौतियां हैं वो बिल्कुल सामने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अब
जनता के बीच में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है। वो सभी चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार को ये चेताएंगे, बताएंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल के लिए सिर्फ वित्तीय आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर ज़रूरी है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है। हिमाचल प्रदेश दूसरा बड़ा ऐसा राज्य था जिसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी। हालांकि अब 17 के 17 राज्यों को दी जाने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार इस मुद्दे को सिर्फ हिमाचल पर केंद्रित करना चाहती है, जबकि सच्चाई ये है कि 16 दूसरे राज्य भी हैं, उनकी भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दी गई है। हिमाचल सरकार का अकेला ये मुद्दा नहीं है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे से किनारा कर लिया है। जो नेता दावा कर रहे थे कि उस प्रदेश की सरकार की मदद करेंगे, वो नेता भी अब नदारद हैं। तो चुनौती सरकार के समक्ष है और जस की तस है। इस बीच में मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है कि समय पर वेतन मिलेगा, पेंशन में भी कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन वित्तीय स्थिति अगर ऐसी ही रही, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। सरकार को कई तरह के टैक्स लगाने होंगे और हो सकता है बहुत सारी जो सब्सिडीज़ हैं, जैसा कि फाइनेंशियल कमिश्नर ने सामने बताया था कि उन पर भी पाबंदी लगानी पड़े। वैसे हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है वो कई सालों से ख़राब ही चल रही है। सरकारें दिखावे के लिए या फिर सरकारों को आगे करने के लिए, यानी कि सरकार का कार्यकाल पूरा करने के लिए कर्ज लेकर या इधर उधर का पैसा इधर से उधर व्यय कर, यानी कि जिस मद के लिए पैसा आया उस पर न खर्च कर कहीं और खर्च करके सरकारें चलाती आई है। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा अब की बार उछला है, पहले कभी नहीं उछला। पहले के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हो या फिर प्रेम कुमार धूमल हो या स्वयं जयराम ठाकुर भी हों, इन सब ने इस स्थिति पर कभी इस तरह जो स्थिति है, ये स्थिति इस तरह से कह लीजिए इट वॉज नॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन जैसा कि अब की बार हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने तो यहाँ तक कहा है कि जब उनकी सरकार थी तो केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके सामने जब बात उठाई गई थी तो मनमोहन सिंह ने उनको पूरा आश्वासन दिया था और पूरी मदद की, और उनकी सरकार में इस तरह का वित्तीय जो घाटा है वो देखने को नहीं आया। लेकिन अब ये विडंबना ही कहिए या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की बदकिस्मती कि उनकी सरकार में ही अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दी गई। इससे पहले की सरकारों में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद नहीं की। भाजपा ने एक बार फिर से बार बार चेताया है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने की जो जानकारी थी वो 11वें वित्त आयोग से लेकर 15वें वित्त आयोग तक सरकार को दी गई थी कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है और इसे एक न एक दिन बंद होना है। सरकारों को चाहिए कि वो अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करे, रेवेन्यू को बढ़ाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिमाचल प्रदेश की लाख कोशिशों के बावजूद भी हिमाचल कभी भी रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है उससे उबर नहीं पाया। हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यूज़ हमेशा डेफिसिट में रहे, रेवेन्यू बहुत कम है। जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश सरकार सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए का ही राजस्व अर्जित कर सकती है। इसके अलावा उसके पास दूसरे कोई स्रोत नहीं है, उसे केंद्र की मदद पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि राज्य में अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो वो उतनी ही है, सीमित है या स्टेगनेंट है, रेवेन्यू बढ़ा भी नहीं। और इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार की अगर मदद मिलती है तो राज्य की सरकार बिना किसी तकलीफ़ के आगे चल सकती है। वरना जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकारों में कर्ज उठाने की एक आदत सी पड़ गई है, ये आदत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान की ओर इशारा करती हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हिमाचल में श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं, अराजकता फैल सकती है कि अगर सरकार फेल हो गई, सरकार वेतन देने में, पेंशन देने में, लोगों की मदद करने में और दूसरी सुख सुविधाएं देने में नाकाम होगी तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा होंगे। तो कहीं ना कहीं जो हालात अब प्रदेश में बने हुए हैं उसमें आम लोगों के बीच में, कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच में तो एक असमंजस का माहौल बना हुआ है। वित्तीय अस्थिरता की जो बात है वो तो बनी हुई है, और वित्तीय जो अस्थिरता है, इम्बैलेंस है या फिर असुरक्षा है, वो तो हर व्यक्ति के सामने है ही। तो दोस्तों, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, सामने आया या आगे आएगा, उससे ये साफ है कि राजनीति एक तरफ है, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हित एक तरफ है।
कोई भी राजनीतिक पार्टी हिमाचल प्रदेश में शासन करे, उसका पहला मकसद यही होना चाहिए कि हिमाचल को रेवेन्यू यानी कि राजस्व के मामले में किस तरह से और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाए, किस तरह से खर्चे रोकें, और खर्चे रुकेंगे तो हिमाचल प्रदेश के खजाने में पैसा जमा होना शुरू होगा। और अगर खजाना हमेशा खाली ही रहा या फिर खाली खजाने का ही रोना हमेशा रोते रहे तो हिमाचल प्रदेश तो एक आर्थिक अंधेरे की ओर बढ़ेगा ही है, और यही स्थिति अभी बनी हुई है। खर्चे घटाने की बात जब होती है तो सरकार के जो सरपरस्त होते हैं, सरकार के जो लोग हैं, वो अपने जो निजी हित हैं वो तो सामने रख लेते हैं, चाहे वो विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वेतन को बढ़ाने की बात हो या फिर निगमों और बोर्डों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके भत्ते बढ़ाने की बात हो, सुख सुविधा जुटाने की बात हो, लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने की बात हो, तो उस पर कोई कटौती नहीं होती, कोई उस पर ऑस्टेरिटी मेजर्स सामने नहीं आते, कोई मितव्ययता नहीं होती। तो सरकार को चाहिए कि मितव्ययता अगर करनी है तो रियलिटी में करे, धरातल पर उसे उतारे। तो जब तक हम वापस लौटते हैं किसी नए विश्लेषण के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।